Welcome to my YouTube channel, friends. This channel is going to be dedicated to all the students who are studying in MBBS, whether in India or out of India. It's definitely gonna help you to clear some basic concepts, and especially just before exam, or there's some concepts you couldn't clear in your classes. Hey, let's go. So मैं यहाँ पे सारे वीडियोस डालूँगा धीरे धीरे करके, पर आई स्टार्ट फॉर नाउ विथ फार्मेकोलॉजी. तो फार्मेकोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उस पर वीडियोस आएंगी. अभी नहीं, थोड़े दिन बाद. अभी हम ANS से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ी मेन चैप्टर है जो मेन समझने का है, जिसमें थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है समझने में. तो आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल इंट्रोडक्शन. जनरल इंट्रोडक्शन. तो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन डिविजन्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसे सब जानते हैं. सेकेंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है सारे एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स. एफरेंट न्यूरॉन्स वो वाले जो सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ पेरीफेरी से CNS तक स्टिमुलस लेके आते हैं, एंड एफरेंट न्यूरॉन्स वो वाले जो CNS से एफरेंट सेल्स एंड पेरीफेरी में जो वहाँ तक स्टिमुलस लेके जाते हैं. अब हम आगे बात करते हैं. तो पेरीफेरी नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ये जो सोमैटिक और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये मेनली जो है वो एफरेंट पोर्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे बात करता है. तो इसलिए जो हम आगे जो भी पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, वो सारे पढ़ेंगे हम एफरेंट पोर्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स का, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पेरिफेरल ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लाते हैं कहाँ तक, CNS तक. कहाँ से हमारे फिर से पेरिफेरल रिसेप्टर्स से CNS तक. और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो CNS से स्केलेटन मसल तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं. ठीक है, इतना समझ गए ना. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली कंसर्न किससे होता है, तो फंक्शंस ऑफ वॉलंटरी फंक्शन से मेनली कंसर्न. का मेन जो काम होता है वो हमारा ये होता है कि ये वॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करते हैं किसका, लोको, जैसे लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, पोस्चर एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे माइलिनेटेड होते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल गोना टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ओके. तो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि जी ANS. तो ANS का क्या काम होता है, इट कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स विच दोज आर प्रेजेंट इन विसरा टू CNS. तो जो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं हम एफरेंट न्यूरॉन्स बोलेंगे अंडर CNS, एंड देन फ्रॉम CNS इट conveys information to effector organs, and these are being conveyed by efferent neurons. Alright. अगला पार्ट कि जो स्ट्रक्चर्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या क्या होंगे. तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसको समझिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है ANS कंट्रोल करा है. यही आगे जाकर के आपको हेल्प करेगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के वर्क में. फिर आप इस आगे जाके क्वेश्चंस भी बना पाएंगे और उसे समझ पाएंगे, कंसेप्ट क्लियर पाएंगे. तो इसलिए मैंने पहले ही ये सारे नाम्स ला के रख दिए. किन किन को ये कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करेगा, ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, आइस पे, ब्लड वेसल्स, GIT, यूट्रस एंड यूरिनरी सिस्टम. ठीक है. अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये जो दोनों डिविजन्स होते हैं ना, ये दोनों डिविजन्स का अपोजिंग इफेक्ट होता है. अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी एक चीज़ को बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी उस चीज़ को डिक्रीज़ करे.
पर इन दोनों का अपोजिंग मतलब हमेशा अपोजिंग ही रहेगा, लेकिन एक खास बात की दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दीज आर, तो इसलिए एक लाइन है कि टू डिविजन्स हैव अपोजिंग इफेक्ट्स एंड नॉर्मली देयर इफेक्ट्स आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक जैसे हम शॉर्ट में फंक्शन बता रहे हैं, आगे जाके इसे पूरा डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, एडजस्ट हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू स्ट्रेस एंड प्रिपेयर फॉर फाइट और फ्लाइट। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसे हम एज अ नॉर्मली बोल दे सकते हैं कि टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शंस, इट कंट्रोल्स टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शंस और पार्टिसिपेट इन टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शंस। अब एक मेन पॉइंट जो हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि अ मैन कैन लिव विदाउट सिंपैथेटिक सिस्टम बट नॉट विदाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कि एक आदमी जो है ना वो जिंदा रह सकता है बिना सिंपैथेटिक सिस्टम के, पर नॉट विदाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्यों? कि हम क्या बता रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शंस में। अगर टिश्यू बिल्डिंग रिएक्शंस ही ना हो, आपका रीजनरेशन ही बॉडी का ख़त्म हो जाए पावर, तो आदमी कैसे लंबा नहीं आदमी जी पाएगा। तो इसीलिए कब, लेकिन ये भी एक कंडीशन में, कि वो कंडीशन क्या है कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, या हम उसे बोल सकते हैं स्ट्रेस फ्री। हाँ, स्ट्रेस फ्री बोलेंगे, स्ट्रेस फ्री। तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एएनएस के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। अब आइए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली हम यहाँ अगले में अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दोनों के बीच में डिफरेंसेस जान लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो पहला था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन होता है थोरैको लंबर आउटफ्लो। तो ये थोरैको और लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से कहाँ? T1 टू L3 से, T1 से L3 तक इसका ओरिजिन है। तो ऐसे और आगे देखा जाए तो T1 से लेके L3 तक इसका ओरिजिन है हमारा। सो ये जो पहला है ना, ये है हमारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड इसके बाद जो फिर इसके बाद जो आया वो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और इन दोनों के बीच में जो ये बना ना जो स्पेस है, जो गैप है, इसे बोलते हैं हम लोग गैंग्लियन। तो दो फाइबर्स के बीच में जो गैप बन रहा है उसे बोलेंगे हम गैंग्लियोनिक स्पेस। ठीक है, तो अब जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रहा है। तो यानी कि जो गैंग्लियन में जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन सिक्रीशन हो रहा है। उसी तरह से हम देखेंगे तो अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में आते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो एक जो है वो नॉरएफ्रिन एपिनेफ्रिन करता है सिक्रीट। ठीक है, दूसरा ही इसमें से किसी एक से आता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से आएगा क्या, डोपामिन सिक्रीट करेगा। तो मतलब एक से डोपामिन सिक्रीट किया, और डोपामिन जो है ना वो किसनी दो ही जगह होता है, जीआईटी में और किडनी में ही होता है मेनली। ऐसे आप समझ सकते हैं कि नॉरएफ्रिन भी हार्ट में होता था, बस मेंशन नहीं किया, वो आगे जाकर के जब इसे प्रॉपर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। उसी तरह से किसी एक फाइबर से आता है जो कि एड्रिनल मेडुला में जाता है, और एड्रिनल मेडुला जो है ब्लड वेसल में, किसमें, ब्लड वेसल में एपिनेफ्रिन को वो सिक्रीट करता है। तो एड्रिनल, आपसे कोई पूछे कि एड्रिनल मेडुला में जो आ रहा है वो क्या है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडी। क्या ये एड्रिनल मेडुला में क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोनल सेल बॉडीज। ओके, ठीक है, तो अब हम जान गए कि ये जो सारे जो हैं ये तीनों ये कहाँ पे एक्शन दिखाएंगे, तो तीनों एक्शन दिखाते हैं अल्फा बीटा रिसेप्टर ऑफ ऑर्गन्स। अभी हमें बस इतना जानना है कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो होंगे ऑर्गन के ऊपर उन पे ये दिखाते हैं। अब ये कैसे दिखाते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अब इन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी जरूरत है। ऑलराइट, तो अब इन जो तीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, ये जो तीन जो रिलीज़ हो रहे हैं सिंपैथेटिक से, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में तीन हो गए, क्या क्या हम वहाँ पे जाने थे, एक था नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है,
दूसरा जो रिलीज होता है वो डोपामिन रिलीज हो रहा था, तीसरा जो रिलीज हो रहा है एफिनेफ्रिन। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन में क्या डिफरेंस है। तो नॉर एफिनेफ्रिन जो है ना वो है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर, ऑलराइट, और एफिनेफ्रिन जो है वो हमारा क्या है, हार्मोन है। ओके, तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में या एमसीक्यू में कहीं भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि नॉर एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन के बीच में डिफरेंसेस बता दो। और नॉर एफिनेफ्रिन क्या ये मेजर है और एफिनेफ्रिन हमारा माइनर है। ओके, तो अब इसमें ना एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है स्वेट ग्लैंड्स का। तो अब आप यहाँ पे क्या देखा कि जितना भी यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमिट जो ट्रांस था सिक्रीशन था, वो तो या तो एफिनेफ्रिन था, डोपामिन था, या तो एफिनेफ्रिन था। पर स्वेट ग्लैंड्स में क्या होता है कि उसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमिटर होता है ना वो एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में इतना ही था, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा इतना ही समझना जो था। अभी के रूम में जाके दोनों के बीच डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, आगे अगले जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम इसके आगे देखेंगे। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन क्या हो गया आपका, इसका ऑरिजिन हो जाता है क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। इसका ऑरिजिन है आपको क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। तो क्रेनियल आउटफ्लो क्या क्या हो जाएगा, 3rd, 7th, 9th एंड 10th। 3rd क्या है आपका ऑक्यूलोमोटर, 7th क्या है फेशियल, 9th क्या है ग्लैसोफेरेंजियल, और 10th हमारा वेगस नर्व। तो ये इनको ए को सप्लाई करता है। इसलिए सैक्रल आउटफ्लो क्या हो जाएगा, तो S2 से लेके S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये S2 से S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को ये सप्लाई हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें आप देखोगे कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं क्या, गैंग्लियोनिक स्पेस। आप जानते हो यहाँ पे भी अब ये दोनों जगह सेम है, उसके और इसके अंदर दोनों जगह जो गैंग्लियोनिक स्पेस में जो सिक्रीशन होगा ना वो एसिटाइल कोलिन ही होता है, दोनों में, सिंपैथेटिक में भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी। दोनों जगह जो गैंग्लियोनिक में जो सिक्रीशन हो रहा है वो हमारा हमेशा सेम रहेगा, एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट होता है। अब इसमें पैरासिम्पैथेटिक में खास बात और है कि इसमें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिक्रीशन है ना वो भी एसिटाइल कोलिन ही होता है। अब समझा ना कि ये भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट करे, इसमें वो नहीं है कि एफिनेफ्रिन, डोपामिन या नॉर एफिनेफ्रिन सिक्रीट, नहीं, यहाँ पे सारे में कॉमन है। पैरासिम्पैथेटिक में रिलीज होगा हमारा एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन किस पे काम करता है, एम रिसेप्टर्स ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स के ऊपर जो एम रिसेप्टर्स होंगे उन पे ये काम करेगा। अब एम रिसेप्टर्स के भी काफ़ी टाइप होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्टर इन लेंथ। आप इसमें ध्यान दोगे कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है ना वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा बन गया तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जाए आप लोग को। एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे वो छोटे होंगे लेंथ में। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड। तो इसके अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना वो हमारा माइलिनेटेड होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। ये आपको याद रखना है डिफरेंसेस में या फिर कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन करने में, लिखने में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब पॉइंट्स लिख दीजिए, टीचर खुश रहा कि चलो हाँ बच्चे का आता है। और नॉन माइलिनेटेड इसका एक एक्सेप्शन होता है, सीलियरी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सीलियरी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड। हमारा जनरली क्या था कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो था वो नॉन माइलिनेटेड था, पर एक फाइबर में, मतलब कंडीशन में, सीलियरी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में वो माइलिनेटेड होता है। बस इतना ही हमें इस चीज़ में अभी पढ़ना है। अब इसके बाद हम कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टार्ट करें। एक पॉइंट जरूर चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना था मुझे जो मैं भूल नहीं गया, आई मीन कि लास्ट में ताकि आपको समझ में आए। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें जो रिलीज़ हो रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिक्रीशन वो क्या है,
एसिटाइल कोलिन, तो इसी को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम शॉर्ट में लिख दिया। और सिमिलरली अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर रिलीज़ क्या हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, ये सबको ना एड्रिनल ग्रुप है, इसे बोलेंगे हम लोग एंड्रोजेनिक नर्वस सिस्टम। एंड्रोजेनिक nervous system occur between sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system on basis of organs on which these were affecting। और जो हमने आपको स्टार्टिंग 5 ऑर्गन बताया ना, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, यूट्रस, जीआईटी, आई, ग्लैंड्स, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किसका किस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट विथ हार्ट रेट। तो हार्ट रेट जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, फ्लाइट फाइट सिस्टम में। जब अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए या आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या आपको अचानक से कुछ एक क्विक डिसीजन लेना पड़े, आपको क्विक हो तो उसमें अंदर। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ये समझो आपको बैठे हो आराम से, रेस्ट में हो, डाइजेस्टिव मूड में हो, खाना खाए डाइजेस्टिव मूड में हो, सिस्टम में आपका चल रहा है, तो उसमें ये काम करता है। तो अब इस हिसाब से सोचना है कि आपको एक कुत्ते के एग्जांपल से समझा देते हैं, ये सबसे बेस्ट है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कि आप आराम से एक सोफ़ा पे लेटे हुए हो। तो अगर आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको उस केस में क्या होगा, आप भागोगे, डरोगे, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि रेस्ट के केस में हमारा हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज़ रहता है, तो ये डिक्रीज़ हुआ। ब्रोंकस क्या होगा, तो आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर चाहिए, तो क्या होगा, ब्रोंकस हमारा वो डायलेट करेगा, डायलेट एज इन रेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन का, तो वो भी इसलिए कंस्ट्रिक्ट। ये बस समझाने का तरीका, ये आपको एग्जाम में लिखे से नहीं है ना, बस एक समझाने का तरीका कि दोनों में क्या क्या होगा, और याद करने का तरीका, मतलब समझाने नहीं, याद करने का तरीका। आई आपको जब आप डरेगा तो क्या होगा, फील्ड ऑफ विजन आपका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें मिड्रियासिस होगा। मिड्रियासिस को ही हम डायलेशन बोलते हैं। और इधर क्या होगा, मायोसिस, यानी कि कंस्ट्रिक्ट होगा प्यूपिल का, किसका, प्यूपिल का। ठीक है, एससीएल सिक्रीशन। अब एससीएल सिक्रीशन जब फ्लाइट फाइट में सिचुएशन में आप हैं, तो उसमें आपका एससीएल सिक्रीशन क्या ही बढ़ेगा, क्या ही हो सकोगा, तो कुछ ऐसा नहीं, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अब आप रेस्ट में आराम से हो, लेटे हुए, तो आप खाना खा के आए हो, तो आपका तो एससीएल सिक्रीशन बढ़ेगा ताकि डाइजेशन में हेल्प हो, इसलिए एससीएल सिक्रीशन में बढ़ रहा है। पेरिस्टालसिस सेम यही, इसमें कोई यूज़ नहीं है, कोई क्या ही आपके पीछे कुत्ता पड़ा होगा कि आप खाना, पेरिस्टालसिस आपका मूवमेंट फास्ट हो, कुछ नहीं होगा, इसलिए रेस्ट में ये इंक्रीज़ करेगा। एपेटाइट सेम वही, डिक्रीज़ करेगा, इसमें ये इंक्रीज़ करेगा। ब्लैडर, अब इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा ना कि इसमें उल्टा, ये भी डायलेट नहीं करिए, आपका मिक्वेशन को डिक्रीज़ कर इसमें होगा। इस केस में आप इमरजेंसी सिचुएशन को थोड़ा उस टाइम में मिक्वेशन फील होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, इसमें मिक्यूरेशन डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीजेस। और इसके अंदर मिक्यूरेशन क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में इंक्रीज़ होता है। ऑलराइट, थैंक यू। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। इसके बाद हम अब एक नया टॉपिक आएगा जल्दी वीडियोस के में हम रिसेप्टर्स पढ़ाएंगे और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।